हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार प्रीवियस ईयर्स के अंदर लॉन्ग ऐसे टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसको डिटेल में करेंगे। तो हमारे पास 4 टाइप्स की इवैल्यूएशंस हैं, ठीक है। आज हम जो है फर्स्ट 3 टाइप की इवैल्यूएशन करेंगे, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। जो कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर करेंगे, क्योंकि अकेला ही समटाइम्स जो है लॉन्ग ऐसे टाइप में पूछ लिया जाता है, और ये जो है मिलाकर पूछ लिए जाते हैं। समटाइम्स जो सिर्फ फॉर्मेटिव और समेटिव जो है ये दोनों पूछ लिए जाते हैं 16 मार्क्स के अंदर। तो इसलिए हम इसको उसी हिसाब से करते हैं, क्योंकि हम इसके लिए अलग से कंटेंट जो है 16 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो आज हम जो इन तीनों को कवर कर रहे हैं, तो चलते हैं 1 बाय 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ये हम यूज़ करते हैं, जैसे आपने सुना होगा वीकली टेस्ट लेते हैं, ठीक है, मंथली टेस्ट लेते हैं, हम सब ने भी ये टेस्ट दिए हैं। तो इन सब टेस्ट को हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो ये कब होता है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मीन्स जो क्लासेस चल रही हैं, रोज़ लेके जो पढ़ाई हो रही है, उसके बीच बीच में टेस्ट लिए जाते हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है? ये प्रोवाइड करते हैं टीचर को और स्टूडेंट दोनों को उसकी बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस कहाँ है, मतलब कहाँ पे वो लैग कर रहा है, कहाँ पे वो अच्छा कर रहा है, ठीक है। ये दोबारा से लिखा गया, तो ये लाइन यहीं पे खत्म होती है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ द ईयर हो रहा है या एंड ऑफ द सेमेस्टर हो रहा है, नहीं, पूरा साल जब तक वो क्लास चल रही है, बीच बीच में ये टेस्ट लेकर बच्चे की चेकिंग जो है वो की जाती है। फिर टीचर जो है वो क्या करती है, फीडबैक भी प्रोवाइड करती है बच्चे को, और अपनी इंस्ट्रक्शंस को, जो भी उसका मेथड है पढ़ाने का, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये तो पूरा साल पढ़ाने के बाद हम ले रहे हैं, लेकिन एक है हम बीच बीच में अगर चेक कर रहे हैं तो हम अपनी स्ट्रेटजीज को भी चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास अकॉर्डिंग टू एस.जी. यंग की फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है वो कवर होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एंड मॉनिटर द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, मींस इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इसका पर्पस क्या है, इसको हमें क्यों यूज़ करने में कहाँ कहाँ ये हमें हेल्प करता है। तो सबसे पहले कि हमें इंकरेज करता है कि हम एक गोल को सेट करें, ठीक है। हर 2 चैप्टर के बाद, 1 चैप्टर के बाद टेस्ट हो रहा होता है, तो हम गोल सेट करते रहते हैं छोटे छोटे। फिर हमारे पास उस गोल की मॉनिटरिंग भी करते हैं कि कितना वो अचीव हुआ है, इसलिए हम इसको इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं लर्निंग प्रोसेस का। और ये जो है फ्रिक्वेंटली अकर होता रहता है, ठीक है, हर 2 चैप्टर के बाद टीचर ने टेस्ट लेना ही लेना है। फिर है आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ ग्रोथ, कितनी ग्रोथ हुई है। एम्फेसाइज करता है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू लर्न, अदरवाइज पूरा सिलेबस निकल जाता है। बच्चे एक दिन पहले एग्जाम से पूछते हैं कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को समझ आता रहता है, क्योंकि हर 2 चैप्टर के बाद, 1 चैप्टर के बाद टेस्ट हो रहा है, तो समझ में आता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इट रेनफोर्स द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है वो बनती रहती है। फिर है हमारे पास कि डज नॉट टेक मच टाइम टू कंस्ट्रक्ट, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। बहुत छोटा सा पेपर होता है 15 मार्क्स का या 30 मार्क्स का, तो बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। सम टाइम तो टीचर ही बच्चों को कह देती है कि आप जो है इस टॉपिक पे लिख दो। तो एक छोटा सा असाइनमेंट टाइप जो होता है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इट कैन नॉट बी फॉर दी प्लेसमेंट पर्पज़, ठीक है, ना ही ग्रेड पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है, ना ही ये किसी बच्चे को प्लेसमेंट दिलाने के लिए होते हैं। सिर्फ जो है बच्चे की स्ट्रेंथ वीकनेस को चेक करने के लिए होता है, और उसको मतलब उसकी एक तरह से हैबिट फॉर्मेशन के लिए भी होता है। और इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, जो भी स्ट्रेटजीज हैं इंस्ट्रक्शंस देने की, उसको मॉडिफिकेशन में भी हेल्प करता है। फिर ये है रिकग्नाइज करता है कि कितना इन्फ्लुएंस हुआ है जो असेसमेंट बच्चे की ले रही हैं, उससे बच्चे की मोटिवेशन और सेल्फ एस्टीम के अंदर कितना इन्फ्लुएंस हुआ है, उसके लिए भी होता है। और ये ऑफर करता है अपॉर्चुनिटी बच्चे को टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक टेस्ट में बच्चे के कम मार्क्स आए, तो उसके पास क्या होता है, 2 में से बेस्ट, 1 में से जो है कहते हैं कि 3 लिए जाते हैं, तो 2 जो है वो उसके मार्क्स जो है उठाए जाते हैं, जो बेस्ट मार्क्स होते हैं। तो इसलिए उसको परफॉर्मेंस, अपनी इंप्रूवमेंट का चांस मिलता है कि, और फीडबैक भी मिलती है कि कहाँ वो लैग कर और कहाँ जो है नेक्स्ट टेस्ट में उसमें और भी अच्छा कर सकता है। और इसमें एक और भी ऐड कर सकते हो आप कि इससे बच्चे की जो एक हैबिट बनती है स्टडी करने की, ठीक है, क्योंकि हर एक यूनिट के बाद या 2 यूनिट के बाद टेस्ट होता है, तो उसके पढ़ने की हैबिट बनती है। ये पूरे 1 साल के बाद टेस्ट होना हो, पूरा साल टेस्ट ही नहीं होना, तो बच्चे सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही पढ़ लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या एक हैबिट नहीं बनती पढ़ने की। फिर है हमारे पास कि हाउ इट्स हेल्प द टीचर, तो टीचर को कैसे हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और टू डिटरमिन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम इन द क्लासरूम, ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, कितनी मतलब जो भी उसने बनाया है लेसन प्लान वो कितना फिजिबल है, कितना वो उसको अप्लाई कर सकती है। टू डिटरमिन द एरिया नीडेड टू मॉडिफिकेशन, टू चूज़ द मोस्ट ऑफ द सुटेबल टीचिंग टेक्निक्स, और एडिशनल अगर कोई फैसिलिटीज़ की नीड है
कौन सी नॉलेज को ज़्यादा इन्हेंस करना है, और टू चेक द चाइल्ड्स नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, तो उसको जो भी प्रोग्राम बनाए हैं वो मीट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है टीचर को हेल्प करती हैं। फिर हमारे पास टूल्स क्या है और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के, मतलब कौन कौन से तरीकों से जो है टीचर जो है वो चेक कर सकती है। तो क्लास टेस्ट जो लिए जाते हैं, असाइनमेंट हो गया, ठीक है। टीचर्स ऑब्जर्व करके भी बच्चों के मार्क्स लगा सकती है, इंटरव्यू ले सकती है, चेकलिस्ट के द्वारा भी किया जा सकता है, चार्ट या पोस्टर मेकिंग के द्वारा भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की जा सकती है, प्रेजेंटेशन बच्चे को दी जा सकती है कि वो कुछ प्रेजेंट करे, ठीक है। स्पीच के द्वारा भी कि किसी टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियोज जो होते हैं जिसमें बच्चे की जो है रिकॉर्ड्स जो है वो रखे जाते हैं। तो इन सारे तरीक़ों से भी जो है फॉर्मेट जो भी उसने प्रीवियस जो वर्क है उसके बेस पे भी जो है असेसमेंट लगा दी जाती है। फिर है हमारे पास इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे एडवांटेजेस क्या है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। तो सबसे पहले ये क्या है कि स्पीड अप कर देती है हमारी लर्निंग को, और इट हेल्प्स द स्टूडेंट इन अटेनिंग द मास्टरी इन द लर्निंग, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा चैप्टर जो है 1-2 चैप्टर पढ़ के उस पर जो है कमांड हासिल कर रहे हो, तो धीरे धीरे आप मास्टरी कर लेते हो उसको बहुत बार जब आप रिपीट कर लेते हो चैप्टर को। फिर स्टूडेंट गेट असिस्टेंस इन द डिवाइडिंग द लर्निंग रिसोर्स इनटू द स्मॉलर यूनिट, ठीक है। एक पूरे सिलेबस को नहीं, लेकिन आप 2 चैप्टर करके टेस्ट दे रहे हो, तो उससे जो है बच्चे को बहुत हेल्प मिलती है। इफेक्टिव स्टूडेंट रीइंफोर्समेंट होती है, मोटिवेट होता रहता है बच्चा इससे, और लर्निंग गोल हमारा क्या है उसको हम देख पाते हैं कि क्या मतलब हमारा लर्निंग गोल हो सकता है। फिर है हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, कि इट टेक्स जजमेंट बिफोर दी एक्टिविटी, ठीक है। इससे क्या है कि पहले ही बच्चे को जज करना शुरू कर देते हैं। मान लो उसके कम मार्क्स आए हैं तो टीचर का भी उसके लिए जो पर्सपेक्टिव है, या क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनका पर्सपेक्टिव है, उसके लिए वैसा बनना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि वो एंड टर्म में या मिड टर्म में वो ज़्यादा अच्छा कर ले। फिर टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, आप बार बार टेस्ट लेते हो, ठीक है, उससे थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि सारे बच्चों के फिर पेपर चेक करने बनाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन चेक करने में, इवेल्युएट करने में, फिर उनकी पूरी असेसमेंट लिखना, तो वो भी 3-3 तरह के 4-4 तरह के जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है, फिर सबकी कैलकुलेशन करना, सो इट इज़ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग। फिर है हमारे पास कि मे बी डिफ़िकल्ट टू मोटिवेट स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन अ लो मार्क्स इन द असाइनमेंट, ठीक है। समटाइम्स जो है बच्चे जो है उनका वहीं हार्ट ब्रेक हो जाता है, एक में भी कम आ जाए तो उनको एक मोटिवेशन नहीं आती, तो वो एक डिफ़िकल्ट होता है बच्चे को दोबारा से कि उसको मोटिवेट करना। फिर है मे नॉट बी प्रैक्टिकल फॉर द लार्ज इनरोलमेंट क्लासेस, ठीक है। अगर मान लो 60-60 बच्चे हैं क्लास में तो टेस्ट तो लिया जा सकता है, लेकिन उनको सेट करना फिर वही इवैल्यूएशन करने में थोड़ा एक प्रैक्टिकल नहीं। नाउ वी हैव समेटिव इवैल्यूएशन। तो ये जो है हमारे पास होता है एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द सेमेस्टर कहें या एंड ऑफ द सेशन कहें, ठीक है। बीच बीच में नहीं होता, बहुत जैसे 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद होता है, और इसके अंदर हमारे पास फुल सिलेबस जो है वो पूछा जाता है, और ये हमारे पास ट्रेडिशनल वे है, और इसमें हम एक्सटेंड मतलब कितना हमने कोर्स का ऑब्जेक्टिव अचीव किया है उसको हम डिटर्मिन करते हैं। फिर हमारे पास इसमें जो है पूरा कोर्स आ जाता है, और ये हेल्प करता है टू कलेक्ट दी एविडेंस ऑफ ए स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल और प्रोफिशिएंसी, ठीक है। कितनी उसने उसके अंदर प्रवीणता हासिल की है, नॉलेज और स्किल्स जो हैं ओवर द ईयर उसने कितना अचीव किया है। फिर है हमारे पास इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं समेटिव हमारे पास इवैल्यूएशन के। फर्स्ट है कि ये सम अप करता है हमारी लर्निंग को, ठीक है। ओवर मतलब पूरा ईयर हमने कितना पढ़ा है तो सारी जो लर्निंग है उसको सम अप करता है, और मेक दी जजमेंट रिगार्डिंग दी उसकी परफॉर्मेंस, जो भी स्टूडेंट है उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है उसको उसके लिए हम जजमेंट कर पाते हैं, उसको हम ग्रेड दे पाते हैं उसके ऊपर। फिर है इट इज़ द व्यू ऑफ इवैल्यूएशन एज ए प्रोडक्ट, लेकिन जो फॉर्मेटिव हमारे पास असेसमेंट है उसको हम एज ए प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इसको हम एज ए प्रोडक्ट लेते हैं कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है एज ए प्रोसेस होता है जो हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट थी। फिर समेटिव जो इवैल्यूएशन है उसको आप रिकॉर्ड के रूप में स्कोर या ग्रेड जो है रिकॉर्ड मतलब उसमें आप रखते हो, एक ग्रेड देते हो, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऐसा नहीं था, हम ग्रेड के लिए नहीं करते हैं वो। और इट इज़ द रिजल्ट कैन बी यूज टू प्लेसमेंट, ठीक है, आगे प्लेस करने के लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके, उसके लिए करते हैं, ग्रेडिंग पर्पज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास टीचर जो है वो चेक कर सकती है कि कितनी अप्रोप्रिएटनेस है उसके कोर्स के ऑब्जेक्टिव के अंदर, कितना इफेक्टिव है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उसको पता चलती है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो उसको चेंज कर सकती है जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए। और फिर टीचर को जो है एक रिपोर्ट कार्ड भी प्रोवाइड करना होता है पेरेंट्स को बच्चे की परफॉर्मेंस का, तो वो भी आप समेटिव इवैल्यूएशन के बेस पे करते हो। और फिर है इट डज नॉट डायग्नोज द डिफिकल्टी ऑफ द लर्नर, ठीक है, एंड क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस में तो आप डायग्नोज करके फीडबैक दे सकते हो और बच्चा जो है उसको चेंज भी कर सकता है, लेकिन जब फाइनल पेपर ही हो गया तो उस क्लास के लिए आप अब उसको डायग्नोज नहीं कर सकते। फिर है हमारे पास कि इट मे और मे नॉट बी मोटिवेट द
लर्नर, ठीक है। समटाइम्स जो बच्चे के अगर कम मार्क्स आते हैं फाइनल मार्क्स एग्जाम के अंदर भी, प्रोडक्ट के अंदर भी, तो एक इफेक्टिव नेगेटिव जो है इम्पैक्ट जो है वो बच्चे पे पड़ सकता है। फिर है टीचर और स्टूडेंट जो है बोथ कैन कीप इट एज अ रिकॉर्ड, ठीक है। बच्चे भी अपने रिपोर्ट कार्ड्स रख सकते हैं आने वाली इंटरव्यूज़ और आने वाली क्लासेस के लिए। टीचर के पास और स्कूल के पास भी वो रिकॉर्ड के फॉर्म में रखा जाता है जो भी हम समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर करते हैं। फिर हमारे पास टूल्स क्या है समेटिव असेसमेंट के, तो सबसे पहले है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ठीक है। जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं ये रिटन और ओरल दोनों हो सकते हैं, प्रैक्टिकल्स भी हो सकते हैं। चेकलिस्ट के द्वारा भी हम जो है समेटिव असेसमेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं हमारे पास एंड जो टर्म है उसके लिए। फिर है हमारे पास एडवांटेजेस क्या होते हैं समेटिव असेसमेंट के। फिर है हमारे पास एडवांटेजेस क्या है समेटिव असेसमेंट के, तो सबसे पहले कि इट कैन बी असेस द स्टूडेंट्स एबिलिटीज़, ठीक है। हमें पता चल जाता है कि बच्चा कितना कर सकता है, ठीक है। फिर है इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस आने वाले टाइम के लिए। फिर है इट कैन हेल्प टू डेवलप द ट्रेनिंग फॉर द फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। उसकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम बच्चे को गाइड कर सकते हैं, आपको आगे जाके कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, फिर उसके लिए कहाँ से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो उसके जो आगे वाले इवेंट्स हैं वो सब जो है हमें समेटिव असेसमेंट जो है वो गाइड करता रहता है। फिर है हमारे पास इट प्रोवाइड द मेजरेबल वे टू डिटरमिन द सक्सेस, उसकी कितनी अचीवमेंट हुई है उसको मेजर कर सकते हैं उसकी सक्सेस को, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम पूरा मेजर नहीं कर सकते, इसमें जो है हम उसको चेक कर सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं। नो टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ईजी टू इवेल्यूएट है और कैन बी ट्रांसफर द स्टूडेंट इन द नेक्स्ट क्लास ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि फॉर्मेटिव के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते कि नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चे को भेज दें, लेकिन समेटिव असेसमेंट के बेस पे हम बच्चे को नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर है हमारे पास डिसएडवांटेजेस की समेटिव जो असेसमेंट है मे बी मेजर रॉन्ग थिंग्स, ठीक है। हो सकता है कि कई बार बच्चा रिटर्न में इतना अच्छा नहीं होता लेकिन वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा होता है और टेस्ट जो है वो रिटर्न चल रहा है, ठीक है। और हो सकता है शीट इधर उधर हो गई या फिर बच्चे को वही क्वेश्चन नहीं आता, बाकी सारे क्वेश्चन आते हैं जैसे जनरली हमारे साथ होता है। फिर स्टूडेंट जो है हैव अ लोअर एबिलिटीज़ मे एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। कई बार क्या होता है एंड ऑफ दी सेशन में अगर एंड ऑफ द ईयर उसके कम मार्क्स आते हैं तो उससे उसको फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। इससे बच्चा जो है एक पूरा इसके अंदर कोर्स आता है तो बच्चा एक प्रेशर फील कर सकता है टू अचीव दी करिकुलम गोल्स, और टीचर भी प्रेशर फील कर सकती है क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर होता है कि अच्छे सभी के मार्क्स आए। स्टूडेंट हु रिसीव दी लो मार्क्स गेट्स दी डीमोटिवेट, ठीक है। और फोकस ऑन द रिजल्ट नॉट ऑन द प्रोसेस, इसमें क्या है हमेशा जो है नंबर पे मार्क्स के ऊपर फोकस रहता है, लर्निंग के ऊपर कम फोकस रहता है लेकिन रट्टा मारने पे ज़्यादा फोकस रहता है। फिर असाइनिंग द पास और फेल जो टैग है वो बच्चे का सेल्फ एस्टीम भी रिड्यूस कर सकता है। नाउ वी हैव डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन, इसमें हम डायग्नोस करते हैं, असेस करते हैं बच्चे की प्रॉब्लम्स को एक्यूरेटली। आप कहेंगे कि फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन में भी हमने यही करा था, डायग्नोस भी करा था, तो स्पेशली इसको डिज़ाइन करने का क्या पर्पस है। तो फॉर्मेटिव हमारे पास और भी चीज़ें ओवरऑल चीज़ों को देखने के लिए होता है, ठीक है, कि कितना उसने स्टडी में प्रोग्रेस किया या कितना जो है बच्चे ने परफॉर्मेंस दिया, क्या इंस्ट्रक्शनल मैथड जो है हम चूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम और भी सारी चीज़ें ओवरऑल चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है स्पेशली हम सिर्फ बच्चे की कोई जो प्रॉब्लम है पर्टिकुलर उसको डायग्नोज करने की, वो प्रॉब्लम क्यों है या वो ऐसा क्यों सोचता है या वो इसी चीज़ में कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं, उसको डायग्नोज करने के लिए होती है। तो ये स्पेसिफिकली होती है और स्पेशल डिज़ाइन की जाती है। इसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं प्री इवैल्यूएशन के लिए भी। मींस कि मान लो कि टीचर जो है क्लासरूम के अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली है, तो उसको उसके ऊपर बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या है उस सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि उसको मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाना है तो एटम के बारे में बच्चा क्या जानता है, उसके लिए वो छोटा सा टेस्ट ले सकती है, ठीक है। ऐसे कुछ भी नया पढ़ा रही है तो उसकी प्रीवियस नॉलेज उसके लिंक के अंदर क्या है तो उसके ऊपर वो पहले से डायग्नोज कर सकती है ताकि वो चैप्टर को उसी डायरेक्शन में लेकर जा सके। तो इस तरीके से जो डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन है वो हमें हेल्प करती है। फिर अब हम इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है वो स्टार्ट होती है एट द बिगनिंग ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। जब भी न्यू चैप्टर या न्यू यूनिट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप इसको बीच में नहीं ले सकते या कभी और टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो है इसको इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है इट शुड बेस ऑन दी प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, जो भी टेस्ट आप बना रहे हो डायग्नोस्टिक टेस्ट वो प्रीवियस नॉलेज पर ही बेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसके जो पढ़ाने जा रहे हो उसके ऊपर ही उसकी इंफॉर्मेशन लेने लग जाओ। फिर है इट इज़ ए नॉन ग्रेडेड इवैल्यूएशन, ठीक है, इसमें हम कोई ग्रेड नहीं देते बच्चे को। फिर है हमारे पास आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कहाँ पे बच्चे को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। फिर है इट फोकस द टाइप ऑफ एरर, ठीक है, एक मतलब उसको हम डिस्कवर करते हैं कि एरर कहाँ पे आ रहा है। फिर हमारे पास इट कैन ऑल्सो डन बाय दी कॉन्स्टेंट
ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट, अचीवमेंट टेस्ट, मतलब ये सारे टूल्स हैं वो बता रहे हैं कि इन तरीकों से भी आप डायग्नोस कर सकते हो, मतलब इस तरीके से भी हम टेस्ट जो है वो ले सकते हैं। फिर हमारे पास जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है वो जो है प्रोवाइड इफेक्टिव और क्रिएटिंग इफेक्टिव करिकुलम एंड दैट इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। नाउ वी हैव टूल्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो सबसे पहले हमारे पास इनफॉर्मल डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जो कि स्पॉन्टेनियस होती है। इनफॉर्मल मतलब कोई भी आप फॉर्मल बेसिस नहीं दे रहे हो, ऐसे ही मतलब आपने क्लास में ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया या 2 क्वेश्चन लिख दिए, या फिर टीचर ने ऐसे ही पूछ लिया कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज को डायग्नोस करने के लिए, तो मतलब आप इसको ऐसे भी ले सकते हो इनफॉर्मल वे से, और उसको स्टैंडर्डाइज वे से भी लिख सकते हो। मींस पूरा प्रॉपर आप टेस्ट बना के, ठीक है, उसके रूल एंड रेगुलेशन डिजाइन करके उस वे से भी आप मतलब इसको बना सकते हो। फिर हमारे पास इसको चेकलिस्ट और सर्वे के थ्रू भी हम डायग्नोस कर सकते हैं, क्विज करा के भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के थ्रू भी कर सकते हैं। मींस ऐसे क्वेश्चंस की लिस्ट बना के, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के असेसमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। और इंट्रोडक्टरी जो एक्टिविटीज होती हैं कि सारे बच्चे अपना इंट्रोडक्शन दें, उस तरह की जो एक्टिविटीज है वो भी आप जो है उस तरीके से बच्चे को डायग्नोस कर सकते हो कि उसका कितना कॉन्फिडेंस है, किस चीज़ में वो बोल पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इससे हमें पता चलता है कि कौन सी मिसकॉन्सेप्शन जो है बच्चे की है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चे की एबिलिटीज़ और उसके लेवल को। टीचर जो है प्लान कर सकती है अपनी इफेक्टिव लेसन प्लान को आफ्टर डायग्नोस दी स्टूडेंट की, उसको पता चल रहा है कि बच्चा जो है इस चीज़ के अंदर लैक कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इफेक्टिव जो है एक लेसन प्लान डिज़ाइन कर सकती है। फिर जो है इसके अंदर डोंट रिक्वायर हाई लेवल ऑफ अ ट्रेनिंग और स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स, मतलब इसको टेस्ट लेने के लिए बहुत आप इजी वे से, इनफॉर्मल वे से भी इसको ले सकते हैं। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये जो है डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर हमें पूरी क्लास के लिए कंडक्ट करना है, ओके, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है उस चीज़ के लिए। फिर जो है इसमें हो सकता है कई बार ज़रूरी नहीं आपके पास हमेशा सही रिजल्ट आए, कुछ इनकरेक्ट रिजल्ट भी आ सकते हैं कॉज ऑफ द इनकरेक्ट एजम्पशंस, ठीक है, टीचर जो है खुद ही एज्यूम कर सकती है कुछ भी। फिर है इट कैन नॉट बी, इट डज नॉट टेक दी पोस्ट लर्निंग एक्टिविटीज इनटू द कंसंट्रेशन, मतलब इसमें मेन हम डायग्नोज करते हैं कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा वो आप इसमें डायग्नोज नहीं कर सकते। फिर लर्नर्स जो है वो न्यू हो सकता है इसके लिए, तो इस चीज़ के लिए वो है वो मतलब एक तरह से उसको फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, प्रेशराइज फील कर सकता है, तो हो सकता है कि उसका जो इसमें कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाए और हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म ना कर। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, और नेक्स्ट में हम करेंगे कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव।